नमस्कार। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के फेसबुक लाइव पेज में आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों का, आज के जो हमारे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर हरि चौहान, संग्रहालय अध्यक्ष राज्य संग्रहालय शिमला, उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज इस साहित्य कला संवाद के संचालन के लिए डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर नंदलाल ठाकुर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कला विभाग में कार्यरत हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में अपनी कलाओं के लिए, अपनी कलाकृतियों के लिए जाने जाते हैं। वे आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरि चौहान जी के साथ बात करेंगे। डॉक्टर हरि चौहान हिमाचल प्रदेश के सभी संग्रहालयों में, चंबा भूरी सिंह संग्रहालय, कला संग्रहालय धर्मशाला कांगड़ा और राज्य संग्रहालय शिमला में विगत अनेक वर्षों से कार्यरत हैं और संग्रहालय अध्यक्ष के तौर पर भाषा संस्कृति विभाग की पुस्तकों के संपादन में और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में, कलाकृतियों के संग्रह में, गैलरियों का निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इन दोनों का स्वागत करते हुए डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वे आज के संवाद को आगे बढ़ाएं और डॉक्टर हरि चौहान अपना वक्तव्य भी प्रस्तुत करेंगे और बीच बीच में या जैसा भी बाद में संभव हो पाएगा, जितना हमारे समय मिल पाएगा, उसमें डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी संग्रहालय से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं या एक संग्रहालय अध्यक्ष के साथ किन विषयों पे क्या क्या बात हो सकती है और हिमाचल प्रदेश के संग्रहालय राजकीय निर्देशन में शासन प्रशासन के साथ तालमेल करते हुए किस तरह की गतिविधियों को चला रहे हैं, ये सारे विषय आज के साहित्य कला संवाद में रहेंगे। मैं एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सभी कला रसिकों की ओर से, साहित्यकारों, कलाकारों की ओर से, हमारे अकादमी फेसबुक के सभी श्रोताओं की ओर से, दर्शकों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर हरि चौहान जी का और डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी का, और आगे इस संवाद को अग्रसर करने के लिए विनम्र आग्रह है डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी से कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर करम सिंह जी। सबसे पहले भाषा अकादमी का मैं धन्यवादी हूं कि आज मुझे डॉक्टर हरि चौहान जी के साथ में, जो हमारे बड़े भाई तो है ही लेकिन हमारे एक गुरु समान और हमें हर समय में अपना सानिध्य प्रदान करते रहे, ऐसे डॉक्टर हरि चौहान जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका आज के इस कला साहित्य संवाद में आपका अकादमी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर हरि चौहान जी, आप मूलतः शिमला के टपाल के रहने वाले हैं। आपने बीएससी किया, एमए किया, उसके पश्चात फिर आपने पीएचडी किया आर्कियोलॉजी में। आपका सर स्वागत है। आप वर्तमान में शिमला के राज्य संग्रहालय में क्यूरेटर के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व भी आप भूरी सिंह संग्रहालय में क्यूरेटर के पद पर कार्यरत थे और मुझे आज भी एक वाक्य याद है जब आपने मुझे 2008 वर्ष में भूरी सिंह संग्रहालय के 100 वर्ष पूर्ण होने पे मुझे और मेरे साथ में मेरे विभागाध्यक्ष डॉक्टर हिम चटर्जी को एक डुएट शो करने के लिए आमंत्रित किया था। सर, आपका बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार के हिमाचल के कलाकारों को हमेशा ही सम्मानित करते रहे हैं, प्रोत्साहित करते रहे। आपका हमें हमेशा ही सानिध्य मिलता रहा है। आप सर, मैं आपका ज्यादा परिचय ना करवाते हुए, क्योंकि मुझे तो मेरे पास बहुत सी सूची ऐसी है जिसमें कि आपके बहुत से शोध पत्र प्रचारित प्रसारित होते रहे हैं। आपका हर जगह में आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक बहुत बड़ी दखल है पूरे उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो। मैं सर आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपना आज का ये अपना वक्तव्य, अपना संग्रहालयों को लेकर किस प्रकार की भी संभावनाएं हैं कि क्या
संग्रहालयों का विकास और किस प्रकार से हम जो है वो कलाकारों तक जुड़ सकते हैं, एक आम कलाकार तक, उसको लेकर सर आप प्रकाश डालें। सर, आपका स्वागत है। हिमाचल हिमाचल राज्य संग्रहालय, जैसा आप लोगों को विदित है कि इसकी स्थापना 1974 में हुई है। और हिमाचल के जितने भी संग्रहालय, क्योंकि इस टाइम हिमाचल में हमारे 4 सरकारी संग्रहालय और 3 प्राइवेट संग्रहालय कार्यरत है। सभी संग्रहालय का एक जो मुख्य उद्देश्य है कि हिमाचल की जो कला और सांस्कृतिक धरोहर है, जो प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरी पड़ी हुई है, उनको संरक्षित करना, संरक्षण करना, एवं जो हमारी कलाएं हैं उनको रिवाइवल और उनके कंजर्वेशन के लिए मतलब संग्रहालयों की स्थापना की गई है। कि जैसा आप देख रहे हैं कि आज का जो समय है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि हम जिसको कह सकते हैं कि कंप्यूटराइज की ओर जा रहे हैं सभी चीज़ों के, लेकिन जो हमारी संस्कृति है हम उससे दूर जा रहे हैं। लेकिन संग्रहालय ही एक ऐसा माध्यम है कि जो इस चीज को बचाकर हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाकर उसको संरक्षित करके जो भावी पीढ़ी है उनके लिए संरक्षित कर रही है। हिमाचल में जितने भी संग्रहालय, सबसे पुराना जैसे भूरी सिंह संग्रहालय है, 1908 में इसकी स्थापना की गई थी। यदि उस टाइम जो जिनका इसका श्रेय जाता है राजा भूरी सिंह जी और JPH वोगल को, अगर JP वोगल का उस टाइम ये उनका आइडिया नहीं रहता, उनके ये आर्कियोलॉजिकल एस्पेक्ट से उन्होंने जो चंबा की एक्सप्लोरेशन 1902 में की थी, तो उन्होंने यही देखा था कि जो ये हेरिटेज है ये पूरे चंबा के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरी पड़ी है, अगर वो उस टाइम उसको प्रिजर्व नहीं करते तो आज हमारे पास कुछ नहीं होता। क्योंकि जो संग्रहालय का जो मूवमेंट हुआ है कि जितने के बाद गवर्नमेंट की इसको पैट्रोनेज मिली है वो आफ्टर इंडिपेंडेंस मिली है, उससे पहले जितनी भी पैट्रोनेज थी वो रॉयल हाउसेज द्वारा थी या ब्रिटिशर्स द्वारा थी। तो अगर वो एक बहुत बड़ा हिमाचल के जो सांस्कृतिक इतिहास में वो एक बहुत बड़ी जिसको हम कह सकते हैं घटना थी कि जिसने हिमाचल की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति आदमियों का ध्यान खींचा। उनने के बाद 1972 में जब यहाँ पर उस टाइम पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे और जब यहाँ पर गवर्नर आए तो उन्होंने यहाँ पर S चक्रवर्ती जी ने ये फील किया कि स्टेट कैपिटल में एक संग्रहालय होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि संग्रहालय एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर विजिटर हिमाचल के संपूर्ण कल्चर को जान सकता है। और उन्होंने अपने कमेंट्स में भी ये लिखा था, यदि किसी को किसी क्षेत्र की कला और संस्कृति से परिचित होना है तो उन्हें एक बार संग्रहालय, किसी भी संग्रहालय में जाना होगा कि वहीं से वो एक सिंगल जगह पे से ही वो मतलब प्रदेश की भिन्न जो संस्कृति है वो हमारे टेक्सटाइल है, स्कल्पचर है, वुड कार्विंग्स है, या हमारी करेंसी सिस्टम्स रहा है, ड्रेसेस रहे है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहे है, अदर जो हमारे फोक आर्ट रहे हैं, उन सब की झलक सिर्फ आप संग्रहालय में पा सकते हैं। तो इसके जो हमारे 3 और जो हमारे रीजनल म्यूजियम है, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा 1908 में बना था, और कांगड़ा कला संग्रहालय 1992 में कांगड़ा और इसकी सराउंडिंग की जो कलाकृतियाँ है उसको संरक्षित करने के लिए बनाया गया था। और 2006 में हमारे जो ट्राइबल म्यूजियम लाहौल स्पीति की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो सरकार का भी एक उद्देश्य है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारी जो जनरेशन है वो जरूरत से आगे बढ़ जाए और जो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारे जिसको कह सकते हैं एक समाज का आईना है, वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए सरकार का ये प्रयास रहता है कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छोटे छोटे म्यूजियम की स्थापना की जाए। और इसी क्रम में हिमाचल में 3 संग्रहालय जो स्थापित किए गए हैं। एक फोक आर्ट म्यूजियम मनाली है, मिस्टर सूद है, उन्होंने उसको बनाया है।
और उन्होंने वहाँ पर खास तौर पे कुल्लू, मंडी और हमारे जो ट्राइबल एरिया की बहुत अच्छी कलेक्शन, एंथ्रोपोलॉजिकल कलेक्शन की है। और उसके साथ संसार चंद म्यूजियम जो कांगड़ा में, कांगड़ा किला के साथ वहाँ के चंद्रेश कुमारी जी द्वारा स्थापित किया गया। और उस म्यूजियम में जब हम देखेंगे कि किस तरह की रॉयल पैट्रोनेज उस रूलर्स महाराजा संसार चंद ने दी थी, और उसके जो नमूने आज भी हम वहाँ पर देख सकते कि वो कितने बड़े पैटर्न थे आर्ट एंड कला के प्रति, तो उसका हमें वहाँ से ज्ञान भली भांति मिलता है कि उन्होंने न केवल पहाड़ी मिनिएचर बल्कि अन्य विधाओं में भी उतना ही योगदान दिया है कि जितना उनका पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग में था। क्योंकि कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग जो ऑल ओवर वर्ल्ड अपने जिसको कहते हैं फाइनेंस और ब्यूटी के लिए मानी जाती है, तो उसको पैट्रोनाइज करने के साथ साथ उन्होंने अन्य विधाओं को भी वहां पर पहला स्थान दिया है। फिर एक संग्रहालय जो माँ बाला सुंदरी टेम्पल ट्रस्ट द्वारा, ये एक इनिशिएटिव टेम्पल ट्रस्ट द्वारा लिया गया है कि उन्होंने वहां पर सिरमौर की कला और संस्कृति से संबंधित एक सिरमौर सांस्कृतिक संग्रहालय की स्थापना की है कि जिसमें सिरमौर की जो हमारी पुरातात्विक धरोहर है जो बिखरी पड़ी थी उनको उन्होंने संग्रहित करके और पब्लिक के लिए डिस्प्ले किया। और क्योंकि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हमारी सोसाइटी में रहा है कि जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ मंदिर दर्शन ही एक माध्यम ना हो, बल्कि अन्य उस क्षेत्र के बारे में भी उन्हें उसकी जानकारी हो। जैसे किसी मंदिर का इतिहास है, हमें बड़े संक्षिप्त रूप से मिलता है क्या वो मंदिर जब बनाए तो उसके साथ उनकी सराउंडिंग्स में की जो प्रॉस्पेरिटी रही है, इकोनॉमिक कंडीशन रही है, पॉलिटिकल कंडीशन रही है, सोशल एस्पेक्ट्स रहा है, वो सभी चीजें कवर करते हैं। तो हिमाचल सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस वर्ष भी अपने जो बजट प्रस्ताव में 4 संग्रहालयों में, जिसमें अपने ज्वाला जी टेम्पल है, ब्रजेश्वरी टेम्पल है, चामुंडा है, और इन बड़े जो हमारे ट्रस्ट के टेम्पल है उसमें ये प्रस्तावित किया है कि इस तरह के संग्रहालय सभी जगह होने चाहिए कि आदमी सिर्फ संग्रहालय मंदिर के दर्शन के बाद कम से कम कुछ देर के लिए उस परिसर में ठहरे और उस क्षेत्र के बारे में भी जाने। तो इस तरह का प्रयास सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किया जा रहा है, क्योंकि संग्रहालय ही एक ऐसी जगह बची है। क्योंकि आज जितने भी हम एक कंक्रीट युग में हम प्रवेश कर चुके हैं कि जितनी भी हमारी जो पुरानी अपनी धरोहर है तो उसको हम नष्ट करते जा रहे हैं। हमने कॉमनली देखा कि पुराने मकान है जो हमारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर के मकान थे, सब रिप्लेस होके अब कंक्रीट के स्ट्रक्चर में आ गए हैं। मंदिर है, मंदिरों का हम नवीनीकरण के नाम पे वहां पर भी कंक्रीट स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। और जो वहाँ की वास्तुकला है, जो वहाँ की अन्य कलाएं, जैसे पुराने मंदिर हमारे वुड कार्विंग्स के बने होते थे, जो उसके एम्बेलिशमेंट जितने भी वुड कार्विंग्स के पैनल्स होते थे सब डिस्ट्रॉय हो रही है। तो एक ऐसा संस्थान है संग्रहालय की जो इन चीजों को संभाल रहा है, संरक्षित कर रहा है। और फिर बहुत सारी चीजें जो हमारे घरों में पड़ी है, आदमी उनको सोचता है कि भाई अब उसका उनके लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं रहता, लेकिन जब वो देखते कि संग्रहालय द्वारा इन चीजों को संरक्षित किया जा रहा है, संग्रहालय द्वारा इनको लिया जाता है, खरीदा जाता है, तो वो कम से कम हमारे लिए एक सोर्स है संग्रहालय कि जहाँ पर उन चीजों को एक आश्रय मिलता है हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए। तो और इसके साथ साथ आर्ट गैलरी है, हमारे 2 बड़ी पॉपुलर आर्ट गैलरी है। एक रॉरिक आर्ट गैलरी जो नगर में है, IRMT ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती है, और एक शोभा सिंह गैलरी है। ये 2 गैलरियाँ ऐसी है कि जो हमारे जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कलाकार है, जिन्होंने हिमाचल में अपनी कर्म भूमि बनाया है, अपने कार्य यहाँ पर किए, और केवल हिमाचल को नहीं बल्कि संपूर्ण कला जगत को प्रभावित किया अपने काम द्वारा। तो ये इससे पता चलता कि हिमाचल का जो हमारा इन्वायरमेंट है, हिमाचल की जो भौगोलिक परिस्थिति है, वो
हर एक चीज के लिए बड़ी कंड्यूसिव रही है, हर एक चीज के लिए एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहा है। तो ये हिमाचल जो संग्रहालयों का, जो हिमाचल में जितने संग्रहालय हैं और सरकार द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, इसमें किन्नौर में म्यूजियम बनाया जा रहा है, इसी तरह पांगी का भी एक प्रपोजल है, वहाँ पर भी संग्रहालय बनाने का प्रस्ताव है। इस तरह से सरकार का ये प्रयास है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे कम से कम एक एक संग्रहालय बनाने का। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं कि अपने जो शोधार्थी हैं जो आज के समय में रिसर्च कर रहे हैं, उन रिसर्चर्स के लिए संग्रहालय द्वारा किस किस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है? इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संग्रहालय जो हमारा कला एवं संस्कृति से संबंधित सभी चीजों के लिए, सभी फील्ड के जो आदमी है उनके लिए संरक्षण प्रदान करता है। जैसे मैं बात करूंगा कि हमारे जो कंटेम्प्रेरी आर्ट में जो कलाकार थे, उनकी काफी टाइम से एक डिमांड रहती थी कि हम लोगों के लिए हिमाचल में कोई ऐसा इवेंट नहीं है कि जहां पर जो एक उनको एक मैक्रो क्लाइमेट मिले अपनी प्रतिभा को दिखाने का। तो इसके लिए हमने हिमाचल जो कंटेम्प्रेरी आर्ट वालों के लिए हिमाचल आर्ट फेस्टिवल शुरू किया, जिसमें हमारे हिमाचल के जो सीनियर आर्टिस्ट और जो देश के अन्य सीनियर आर्टिस्ट को बुलाकर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इन कंटेम्प्रेरी आर्ट में जो काम कर रहे हैं, जिसको हम आपके विजुअल आर्ट का जो पार्ट है, उसके लिए कि हमारे कॉलेज है, आर्ट कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है और अधिक कई कॉलेजेस में हमारे ये आर्ट एक बीए और एमए में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता, लेकिन उनके लिए एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां पर वो अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करें। तो हमने उनके लिए ये हिमाचल आर्ट फेस्टिवल कि जहां पर वो अन्य साथियों के साथ अपना कार्य करते, अपनी कार्य कुशलता को दर्शाते, और बल्कि जो सीनियर आर्टिस्ट है हिमाचल के जो और बाहर के सीनियर आर्टिस्ट है उनको इंटरेक्ट करने का भी उनको मौका मिलता है। इसी तरह हमारे जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के साथ जो हमारे फोक आर्ट में जो काम करते हैं, जो हमारी शिल्प है, उनके लिए हम लोगों ने जैसे अपना शिल्प मेलों का आयोजन किया। उनके शिल्प मेलों के आयोजन और उनको प्रमोट करने के लिए हमने उनके सोविनियर बनाए। तो उन लोगों को भी एक पैरेलल स्थान दिया गया कि उनको भी ना लगे कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल आर्ट है वो भी खत्म ना हो, और उसके साथ साथ उनको रोजगार के साधन भी मिले। जो आपने बात की शोधार्थियों के लिए, शोधार्थियों के लिए संग्रहालय द्वारा एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का को स्थापित किया गया है, जहां पर उन्हें हर सुविधा दी जाती है। यदि कोई हमारे पास रिसर्च स्कॉलर आता है, उसके लिए एज जो फैसिलिटी है, किताबों की है, सुविधा है, या उसको फोटोस्टेट की है, कंप्यूटर की है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक और स्टेप लिया है, यदि कोई भी शोधार्थी किसी भी सब्जेक्ट में, खासतौर पे कला, इतिहास एवं संस्कृति पे कार्य करता है, अगर उसको किसी किताब की जरूरत हो, वो नया पब्लिकेशन हो, पुराना पब्लिकेशन हो, यदि वो मार्केट में अवेलेबल है, तो हम उसकी सुविधा के लिए वो भी उपलब्ध करवा रहे हैं। ये हम लोगों ने ये इसीलिए कि हम चाहते हैं कि जो हमारे जो संग्रहालय है एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में जाने जाए, कि ना कि केवल जो संग्रहालय के जो 5 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है कि जो हमारी जो कलाकृतियां जो बाहर बिखरी पड़ी जो हमारी संपदा है उसको कलेक्ट करना, सेकंड उसका संरक्षण करना, थर्ड होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, चौथा है उसको पब्लिश करना, पांचवा होता है उसको डिस्प्ले करना। कि पहले हम उसको म्यूजियम में लाएंगे, उसको ठीक करेंगे, उतने के बाद उस पर शोध होगा, फिर उसका प्रकाशन होगा और उसको डिस्प्ले करेंगे कि ताकि जो जनता है वो जान सके। तो स्कॉलर्स के लिए हर एक सुविधा हम लोगों ने वहाँ पर शोध के लिए उपलब्ध करवाई है। और शायद ही ऑन डिमांड जो
बुक्स का है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी द्वारा प्रोवाइड किया जाता। तो वहाँ पर जब हमने जाके मुझे मौका मिला वहाँ के स्कॉलर्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जब वो बुक वगैरह के जो फेयर वगैरह करते थे, तो मुझे पता चला कि भाई ये जो बुक फेयर इसीलिए किए जाते हैं कि ताकि यहाँ पर उनको जरूरत की पुस्तकें मिल सके। तो उसी बेस पे हमने अपने संग्रहालय में शुरू किया कि यदि किसी को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, इन इतिहास, कला और संस्कृति पे शोध करना है और उसको किसी नई किताब की जरूरत है, तो हम मतलब उसको वो किताब भी उपलब्ध करवाते हैं। तो ये शोधार्थियों के लिए सभी बाकी सभी सुविधाएं हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, फोटोस्टेट की सुविधा है, बैठने की सुविधा है, सर्दियों में उनके लिए हीट पिलर की सुविधा है, सभी तरह का, मतलब अगर किसी को म्यूजियम कलेक्शन है उसके लिए इंस्टेंटली हम वो प्रोवाइड करते हैं मटेरियल। डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी देखने में आती है कि हमारा प्रदेश विश्वविद्यालय एकदम शिमला का जो राज्य संग्रहालय के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। क्या विश्वविद्यालय के विद्यार्थी इस म्यूजियम का फायदा ले पा रहे हैं? आज कला और संस्कृति को जानने की उनकी इच्छा है, या उसके बारे में कुछ लिख पा रहे हैं, या केवल म्यूजियम केवल टूरिस्ट लोगों के लिए रह गया है? इसके बारे में थोड़ा संग्रहालय है पिछले जो इतने सालों से मेरे से लगा कि जो इतिहास, खास तौर पे इतिहास से संबंधित, जो हमारे हिस्ट्री डिपार्टमेंट से संबंधित कोई 15 जो लड़के हैं उन्होंने यहाँ से एमफिल किया है। जो संग्रहालय की लाइब्रेरी का या संग्रहालय के कलेक्शन का उन्होंने लाभ उठाया है, और 3 PhD स्टूडेंट निकले हैं जो खासतौर पे जिन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए अपना शोध किया है, हिमाचल पे अपना शोध किया है। एक लड़की हमारी चंबा से थी, हिमाचल की लड़की है दिशा पठानिया, उनका शोध हिमाचल के जो मेमोरियल स्टोन पे था। तो हमने कोशिश की कि हिमाचल के जो भी मेमोरियल स्टोन से संबंधित जितनी भी सामग्री है, जितनी उनको किताबों की आवश्यकता पड़ी, हमने वो मटेरियल वहाँ पर उनके लिए उपलब्ध करवाया। एक गढ़वाल से सौम्य चौधरी नाम के थे, तो वो हिमाचल के विष्णु मूर्तियों पे उन्होंने का शोध था, तो इसके लिए भी उन्हें भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। और एक राजेश सहगल थे, जब मैं चंबा संग्रहालय में था तो चंबा संग्रहालय में उनका शोध चंबा से रिलेटेड था, उन्हें भी सभी सुविधाएं, हमारे सभी संग्रहालय में शोधार्थियों के लिए पूरी सुविधाएं है। वो बिल्कुल जो हिमाचल के जो विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं, काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट आते हैं, ऑन स्पॉटिंग पेंटिंग करते हैं। और किताबें खासतौर पे अगर हम उसकी बात करें तो हमारे कलेक्शन में शायद ही शिमला में किसी के पास इतनी रिच कलेक्शन किसी लाइब्रेरी में होगी विजुअल आर्ट की, जिसमें हमारा इंडियन आर्ट है, जापानी आर्ट है, चाइनीज़ आर्ट है और ग्रीक आर्ट है, और हमारे जितने जो प्रतिष्ठित कलाकार है उनसे संबंधित जो उनके बुक्स है, उनके काम जो पब्लिश हुए, उनका हमारे पास बहुत अच्छा संग्रह है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के म्यूजियम में तो हमारे पास में बहुत सा संग्रह है, लेकिन हिमाचल के बाहर ऐसे कौन कौन से म्यूजियम है, ऐसे कौन कौन से संस्थान है जहाँ पे हमारे प्रदेश की कुछ सांस्कृतिक वस्तुएं हो, चाहे हमारी यहाँ की, चाहे हमारी वो किसी प्रकार की कोई कला सामग्री हो, वो कहाँ ऐसी जगह है जहाँ पे अभी तक वो शोकेस में है? एक म्यूजियम्स का एक कंसेप्ट जिस पे काम होता है, वो एक हमारी लोन सिस्टम होता है कि जो अन्य प्रदेश के जो संग्रहालय हिमाचल के कलेक्शन चाहते हैं तो संग्रहालय द्वारा उनको लोन दिया जाता है, लोन पे ऑब्जेक्ट जाते हैं। और उसी तरह से अगर हम लोगों ने भी हमारे यहाँ पर गैलरी जो स्थापित की गई है कि जिसमें देश के विभिन्न जगहों की जो प्रतिमाएं हैं और ब्रॉन्जेज है, करेंसी है, वो यहाँ पर डिस्प्ले की गई, वो हमें लोन पे मिली है। उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो इस पे शोध करना चाहते हैं या जनरल दर्शक है वो ये जान सके कि जब हिमाचल में इस तरह का आर्ट पर काम हो रहा था 8वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, तो देश के अन्य भागों में क्या गतिविधियां हो रही थी उस फील्ड में।
तो उसके लिए जो हिमाचल की जो कलेक्शन है, अगर आप देखेंगे हिमाचल के जो कॉइन्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें या और ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो ब्रिटिश म्यूजियम में लंदन में आपको बहुत रिच कलेक्शन मिलेगा। फिर आप के जो ज्यूरिक म्यूजियम है, ज्यूरिक में है, वहाँ पर है, और अमेरिका में है। ये चीज़ें है कि जो बहुत पहले यहाँ से बाहर चले गई थी और उन्होंने वहाँ पर कलेक्शन किया था, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड था। तो इंडिया के जो बहुत सारे जो मास्टर पीसेज है आज ब्रिटिश म्यूजियम में, और उन द्वारा फेलोशिप दी जाती है कि उन सब्जेक्ट में अगर कोई अपनी स्टडी करता है तो उसके लिए वहाँ पर फेलोशिप है। जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत उनको वहाँ पर फेलोशिप दी जाती है। ये उनके इसमें इंडिया के तो विभिन्न भागों में, नेशनल म्यूजियम में जाइएगा, नेशनल म्यूजियम में खासतौर पे अगर हम चंबा वॉल पेंटिंग्स के काफी एक वहाँ पर गैलरी भी है, कलेक्शन है। पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग तो शायद ही इंडिया का कोई म्यूजियम होगा कि जिसके कलेक्शन में चाहे कितनी भी मात्रा में है, लेकिन पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, जिसको हम कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग भी कहते हैं, वो सभी लगभग सभी म्यूजियम में है। राज्य अपने नेशनल म्यूजियम में तो काफी रिच कलेक्शन है इसका, और चंबा रुमाल वगैरह का। चंबा रुमाल हमारे इंडियन म्यूजियम कैलकाटा है, वहाँ पे अच्छा कलेक्शन है। और हमारे मुंबई में जो शिवाजी म्यूजियम है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जाना जाता था, उसमें बहुत अच्छी कलेक्शन है यहाँ की हिमाचल राज्य संग्रहालय की। पटना म्यूजियम में भी अच्छी कलेक्शन है। चंडीगढ़ म्यूजियम हमारा जो साथ है, चंडीगढ़ म्यूजियम में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग जो कांगड़ा मिनिएचर की है, बहुत अच्छी कलेक्शन है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ संग्रहालयों के साथ में पर्यटन या पर्यटकों का किस प्रकार का नाता है हिमाचल में आज के समय में, या हमारा जो कल्चरल एक पर्यटन है उसकी दृष्टि से हम क्या समझते हैं आने वाले टाइम के लिए कि हमारा सांस्कृतिक पर्यटन भी बढ़ना चाहिए हिमाचल प्रदेश में? हिमाचल में जब हम बात करते हैं कि दो तीन है कि जब तक हमारी सोसाइटी में पर्टिकुलरली इस एस्पेक्ट्स पे प्रॉपर अवेयरनेस ना हो, कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस देखने का रहा है कि शिमला संग्रहालय में जितना भी विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें 100 में से 98 तो पक्के ही राज्य संग्रहालय आते हैं। शायद 2 आदमी भले भटक के जाए रास्ते में, लेकिन 98% जो ये क्या विदेशी पर्यटक है वो जरूर हमारे संग्रहालय में आते हैं। और थोड़ा सा जो हमारी प्रॉब्लम रहती है वो स्थानीय जो पर्यटक है उनके साथ रहते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो सीरियस जो हमारे पर्यटक है जो संग्रहालय जो विजिट करना चाहते हैं और जिनका इसमें इंटरेस्ट है वो सभी आते हैं। जैसे हमारे जो, अगर हम हिमाचल के 4 संग्रहालय की मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख पर्यटक साल में इन 4 संग्रहालयों में आते हैं और देखते हैं। पर्यटन की दृष्टि से संग्रहालय बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा कि यदि एक कोई खाली जगह है कि जहाँ पर कोई गतिविधि नहीं है, अगर वहाँ पर एक संग्रहालय खुल जाता है और उसको ठीक हम पब्लिसिटी मिलती है तो वहाँ का टोटली वो उस एरिया का सिनेरियो ही चेंज हो जाता है, जिसमें पर्यटन के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। कि यदि एक संग्रहालय खुलेगा तो उसके सराउंडिंग में और एस्टेब्लिशमेंट भी खुलेगी, होटल खुलेगा, ढाबे वाला खुलेगा, टैक्सी वाला जाएगा। म्यूजियम है तो वहाँ पर आदमी को काम करने का मिलेगा, कोई अपना बिजनेस करने को मिलेगा। तो संग्रहालय का पर्यटन, जितने भी पर्यटक है वो उनके लिए संग्रहालय तो एक मेन साधन है, क्योंकि बिना संग्रहालय के किसी भी जगह पे यदि संग्रहालय नहीं है तो वहाँ का पर्यटन जिसको कहते हैं बहुत अधूरा सा रहता है। कि जैसे हम एक फेस देखते हैं, फेस में अगर नाक ना हो तो बड़ा ऑड सा होता है, इसी तरह संग्रहालय है वो पर्यटन के साथ जुड़ा है। क्योंकि अगर हम हिमाचल के साथ में आपको यहाँ पर बात छत्तीसगढ़ की करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ का जो टोटल पर्यटन है वो आर्कियोलॉजी के बेस्ड पर्यटन है। वहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स, इन्हीं चीज़ों पे है।
आप राजस्थान में जाइए, वहाँ पैलेसेस है, टेम्पल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, इस तरह की इन्हीं चीज़ों पे पर्यटन वहाँ का डिपेंड है। इसी तरह हिमाचल में भी जो संग्रहालय का एक विशेष स्थान है पर्यटन के क्षेत्र में, कि बहुत सारे जो पर्यटक है वो मतलब यदि हिमाचल आते तो मतलब संग्रहालय उनकी प्राथमिकता रहती है। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आप तो पूरा आर्कियोलॉजी के आप विद्वान हैं, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता एक ऐसा नया कंसेप्ट अभी निकल के आ रहा है, क्या ऐसा ही अपने प्रदेश में बहने वाली और नदियों की भी सभ्यताओं का या कल्चर को लेकर भी हमें कुछ काम करना चाहिए क्या इस दिशा में? ये आर्कियोलॉजी पुरातत्व के क्षेत्र में हमने प्रयास किया है और ये लगातार निरंतर जारी है। सबसे पहले हमने बरियल कल्चर, जो एक समय में हमारे जो आर्कियोलॉजी में इसको साउदर्न मेगालिथिक कल्चर कहा जाता था कि ये साउथ में ही है। तो जब इसमें फर्दर काम होता रहा तो इसको ब्रॉडली बरियल कल्चर का नाम दिया गया है, कि ये सारा तिब्बत से लेके अपना जितना हिमालयन क्षेत्र में, मॉर्टिमर व्हीलर ने भी अपनी किताब में लिखा था कि इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। फिर खास तौर पे एक ये सोचा जाता था कि मतलब जो हाई एल्टीट्यूड है उसमें किसी तरह का जो आदमी का कोई वो नहीं है, इंटरफेरेंस नहीं रहा, कि जितनी भी पॉपुलेशन है आदमी सोचता है कि पहले प्लेन में सेटल हुई, फिर माइग्रेट होके वो हिमालय की ओर गई। तो इसके बारे में मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा। पहले मैं बात कर रहा हूँ अपने बरियल कल्चर की। तो 2012 में हम लोगों ने बरियल कल्चर पे काम शुरू किया। कानम जो जगह है वहाँ पे 1948 में अपने रिपोर्ट हुआ था। 1900 लाहौर सांस्कृतियान जी ने 1948 में वहाँ पर एक घर में गए थे, तो उनको किसी ने कुछ एक वहाँ पर चीज़ें दिखाई थी और कहा थी कि भाई यहाँ पर मुस्लिम किसी टाइम आए थे, ये उनकी कब्रें हैं, कब्र मिली है, उसमें सामान मिला है। तो हमने 2012 में उस क्षेत्र का अन्वेषण किया और वहाँ पर एक्सकवेशन किया। तो वहाँ पर हमें 6th सेंचुरी BC की जब हम बात करते हैं, तो जब हम हमारे यहाँ पर ये बुद्धिस्ट कल्चर शुरू होता है, लेकिन हिमालयन में तो उस टाइम आया नहीं, कि ऐसा नहीं कि जो बुद्धिस्ट से रिलेटेड वो थे। ये जो बरियल कल्चर है ये ऑल ओवर वर्ल्ड पाया गया। यूरोप में जाएंगे आप, अमेरिका में जाएंगे, या आप नॉर्थ वेस्ट में जाएगा, साउथ ईस्ट में जाएगा, ये सभी जगह। लेकिन इसमें एक बड़ी कॉमन सी बात रहती है, कि कॉमन बात ये है कि जो इसकी जो प्रैक्टिसेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड कॉमन है, कि जिसमें सिस्ट बरियल बने हैं, पिट बरियल बने हैं, कि उन्होंने प्राइमरी बरियल, जहाँ पर प्राइमरी बरियल में पूरी बॉडी को वो दफनाते थे, और फिर सेकेंडरी बरियल में उसको रेलिक्स दबाते थे, कि पहले बॉडी को खुले में छोड़ दिया, फिर जो चील कौवे वगैरह उसको खा लेगी उसका मांस, और जो उसके हड्डियाँ बचेगी उसको उस बरियल में रख लेते थे, और उसके डेली यूजेस के यूटेंसिल्स वगैरह जो वो थे उसको साथ में रखते थे। तो इस दिशा पे जब हमने काम किया, किन्नौर के बहुत सारे क्षेत्र में, जैसे लिप्पा है, रारंग है, जंगी है, ठंगी है, नेसंग है, आपका रिकोंगपियो है, मूरंग है, इन सभी क्षेत्रों में हमने जो बरियल कल्चर का काफी बड़ा एक्सकवेट किए। और हमने देखा कि 6th सेंचुरी BC में यहाँ पर जो हमारा एक टिपिकल ट्रेडिशन था बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का, मास्की में मिलता है, बनावली में मिलता है, अभी वो क्या नाम, इस इंडस सिविलाइजेशन की जितनी साइट्स है वहाँ पे मिलता है। और फिर इसके साथ साथ जब हाई एल्टीट्यूड की हमने बात की, तो स्पीति क्षेत्र में हमने अर्ली जो ह्यूमंस के ट्रेसेस वहाँ पर ढूंढे, जो 30 से 40 हजार साल पहले के मिडल पैलियोलिथिक पीरियड्स के टूल्स मिले हैं।
तो उस टाइम भी मतलब हिमालयन क्षेत्र में इनका विचरण था, आदमी का यहाँ पर इंटरफेरेंस था, वो रह रहे थे। आपने बात की ये सरस्वती रिवर की, तो हमारा ये प्रयास है कि हम अगले कुछ वर्षों में, इस साल हमारा स्पीति वाला एरिया खत्म हो जाना था, वहाँ के जो काम बचे थे, क्योंकि एक एक्सक्वेशन और एक्सप्लोरेशन का इसमें कम से कम 4 से 5 साल में हम एक प्रोजेक्ट को कर पाते हैं। तो सिरमौर का क्षेत्र इस चीज में बहुत रिच है, क्योंकि अभी सरस्वती का जो ओरिजिन है वो भी यहाँ पोंटा के साथ, जो हमारा हरियाणा के साथ लगता हुआ क्षेत्र है, आदि बद्री, वहाँ से ट्रेस आउट किया जा रहा है। और हमारे को ये, मैं जिसको कहते हैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिसको हम अब इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, इसके रेलिक्स हमारे सिरमौर में भी मौजूद है। बहुत साल पहले मुझे एक पोंटा के साथ एक आदमी के घर में देखने का मौका मिला। मैं किसी कार्य से गया था, तो जैसे बात चली तो वहाँ पर उसने 2 बड़े बड़े पॉट्स मुझे दिखाए, जिसमें उसने कोई 40-50 किलो गेहूं को स्टोर किया था। और मेरा दुर्भाग्य ये था कि वो पॉट भरे हुए थे और बाहर उसने उसको वाइट मिट्टी से वो किया था, चूने से उसको लेप किया था, कि ताकि उसका मतलब टेक्सचर और उसकी स्टडी नहीं हो पाई थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि वहाँ पर हमें मार्कंडे वैली, जिसका हमारे साहित्यों में बार बार उल्लेख आता है, वहाँ पर प्री हिस्टोरिक टूल मिलते हैं, पेलियोलिथिक्स के टूल मिलते हैं। 2.5 लाख साल पहले का हमारे पास वहाँ पर जो फ्लोरा एंड फौना के उसके रेलिक्स है, कि वहाँ पर फॉसिल्स बहुत बड़ी मात्रा में मिलते हैं। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे क्षेत्र, पेंटेड ग्रेवेयर्स के वहाँ पर साइट्स रिपोर्टेड है। इस तरह से सिरमौर हमारा इस क्षेत्र में बहुत रिच है, आर्कियोलॉजिकल रिच, जो अगर हम इसमें बात करेंगे अपने इंडस सिविलाइजेशन वाले एरिया में, तो वो यहाँ पर हमें डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई साइट यहाँ पर उपलब्ध होगी। दर्शक, इसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में अपने पास में एक और विधा भी है कला की, जिसको बहुत निगलेक्ट किया जाता रहा, मुझे ऐसा लगता है। हालांकि अभी कुछ टाइम से उसके ऊपर विचार हो रहा है, और धर्मशाला म्यूजियम में उसका एक अलग से जिसको कहते हैं कि पूरा एक अलग से गैलरी बनाया गया है। थंका पेंटिंग को लेके कुछ मुझे लगता है कि कुछ आप इस पे कुछ प्रकाश डालें कि इसको लेके, इसको आगे बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है, कैसा होना चाहिए? इसके बारे में जब हम पेंटिंग की बात करते तो हिमाचल में मैं इससे काफी पीछे जाना चाहूंगा कि एक अभी तक हमारे हिमाचल में ऐसा सोचा जाता था कि यहाँ पर कोई प्री हिस्टोरिक, जिसको हम हिमाचल के जो परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि जिसका लिखित इतिहास नहीं है, रॉक आर्ट जिसमें पेट्रोग्लिफ्स और पिक्टोग्राफ्स का है, कि जहाँ पर उन्होंने कई जगह स्टोन्स के जो स्लैब्स है, स्टोन वो रॉक्स है, उस पे किसी हार्ड चीज से एनग्रेविंग किया है, फिगर्स बनाए हैं। और कई जगह उन्होंने जो पेंट को यूज किया है, जिसमें वाइट पेंट है और अपना ये गेरुआ रंग है, इसको यूज किया है। तो जब हम वहाँ पर काम कर रहे थे तो हुंगचुंग रॉय जी से एक बार हमने वहाँ पर सेमिनार किया था, तो वो भी वहाँ पर उस सेमिनार में आमंत्रित सदस्य थे। तो उन्होंने एक बात बताई कि कुछ साल पहले तक जब कहते लाहौल स्पीति का एक डायरेक्ट संबंध, मतलब आउटर वर्ल्ड जिसको कह सकते हैं, किससे नहीं था, तो उस टाइम एक ये थे कि जब आदमी अपनी बात कहता था वो सिंबॉलिक रूप से कहता था, कि यदि उसका बच्चा मान लो चंडीगढ़ में पढ़ रहा है, अब वो लिखना नहीं जानता, उसके माँ बाप लिखना नहीं जानते, तो अब उनको कन्वे करना है कि भाई अब हमें आपका बहुत मिस कर रहे हैं। तो कहते कि यहाँ के आदमी जब बाहर जो बच्चा जाता था, जो पढ़ने वाले नहीं थे घर में, वो एनवलप में जैसे एक माचिस की तीली रख दी और वो भेज दी, तो वो बच्चा वहां पर अपने आप समझ जाता था कि जो मेरे माँ बाप है
उनको मेरा बहुत बुरा लगा है, उनको जलन हो रही है कि भाई हमारा बच्चा हमारे पास आ जाए। कहते इसी तरह से जो ये सीपिया है, सीपियों को हम लिफाफे में भेजा करते थे कि भाई अब आपके बगैर पूरा घर खाली खाली लग रहा है हमें। तो इस तरह की एक सिंबॉलिक वो थी। तो इस तरह की जो रॉक आर्ट पे भी हिमाचल में फर्स्ट टाइम हमने रिपोर्ट किया, ये 2015 में फर्स्ट टाइम कि हिमाचल में भी जो इससे पहले कहीं पर भी आप देखेंगे कि कहीं पर भी कोई रिपोर्टेड नहीं है कि हिमाचल में भी जो केव पेंटिंग मिलती है। केव पेंटिंग्स का हमने 7 साइट वहां पर 7 केव्स वहां पर खोजी है कि जिसमें रॉक पेंटिंग की है। और ये जो पेट्रोग्लिफ्स है हमारे ब्रॉन्ज एज तक 3000 साल पहले तक के वो है। जो हमने स्टोन टूल 30 से 40 हजार साल पहले ये जो पेट्रोग्लिफ्स है ये लगभग 3000 साल पहले से लेके अब अपने 11वीं-12वीं शताब्दी तक के पेट्रोग्लिफ्स मिलते हैं। ये राइट फ्रॉम समदो से लेके आप जिसको कहते हैं अब तो लाहौल वाले क्षेत्र में भी रिपोर्ट किए है ये। तो बहुत सारी ये इस तरह का जो मतलब एक अपने आप में हिमाचल के इतिहास में एक विशेष स्थान है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ का आपने बात की थंका पेंटिंग्स की, थंका पेंटिंग्स को प्रमोट करने का सरकार का प्रयास भी है और प्रयासरत भी है कि कुछ साल पहले तक हमारे जो स्पीति मोनेस्ट्री है, स्पीति में की मोनेस्ट्री है, वहाँ पर बाकायदा इसकी प्रैक्टिस के एक स्कूल चलता था कि जहाँ पर ये थंका पेंटिंग सिखाई जाती थी। अब एक थंका पेंटिंग अगर मास्टर क्राफ्ट मैन द्वारा बनाई जाती है, अब कुछ एक आदमी वहाँ पर काम करे तो 30 से 40 हजार रुपए की अच्छा जो थंका बनता है। तो सोसाइटी में उतनी मतलब डिमांड नहीं रहती। और इसके बाद आदमियों ने ऐसा नहीं कि छोड़ा है, लेकिन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। आज कुल्लू के जो पतली कूल में है, पतली कूल में एक संस्थान चलता है, वहाँ पर बाकायदे इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो वहाँ पर तैयार करते हैं और वही थंका पतली कूल से जाके आपके धर्मशाला में जाके वो थंके बिकते हैं। तो सरकार द्वारा प्रयास किया जाता है, हम प्रमोट भी कर रहे हैं इन क्राफ्ट्समैन को अपने कला मेले के द्वारा या उनके जो सोविनियर्स के तौर पे जितने हमारे राज्य के अतिथि है जो बाहर से राज्य में आते हैं, कोशिश रहती है कि हमें, अब सरकार ने ये एक डिसीजन लिया है कि कोई भी जो सरकार द्वारा जो बाहर से कोई भी जो हमारे अति विशिष्ट अतिथि आते हैं उनको जो सम्मानित किया जाएगा वो हिमाचल के ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट्स के माध्यम से किया जाएगा। तो ये एक बहुत सराहनीय कदम जो सरकार द्वारा लिया गया। अब जितने भी आते हैं, जैसे इन्वेस्टर मीट में है तो हिमाचली जो पालकी दी गई है देवताओं की और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उससे रोजगार भी मिल रहा है। हमारे स्थानीय जो शिल्पी है, क्राफ्ट्समैन है, उनको रोजगार भी मिल रहा है और हमारे रिवाइवल भी हो रहा है। जो हमारा वेनिशिंग आर्ट की तरफ जो जा रहा था वो रिवाइवल भी हो रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और इससे रोजगार केवल उन्हीं को नहीं मिल रहा है कि जो उसको बना रहे, उनको प्लेटफॉर्म भी मिल रहा है जगह जगह जाने का, और लोग भी जुड़ रहे हैं। अब ऑनलाइन उनकी जो चीज़ें बिकनी शुरू हो गई है। और पिछले 3 साल के अंदर कोई 70-70 लाख रुपीस का जो बिजनेस है वो तो म्यूजियम्स के थ्रू ही इन लोगों को दिया गया है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने बताया। एक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ ऐसी जगहें भी है जो अभी पूरा निजी तौर पे संग्रहालय के रूप में अभी जो है वो एस्टेब्लिश की गई है, या ऐसा कुछ हमें योजना बनानी चाहिए, या ऐसी एक योजना सरकार की तरफ से होनी चाहिए कि सपोज करो किसी व्यक्ति के पास में कुछ ऐसा मटेरियल है जिसे कि वो अपने पास से नहीं देना चाहता है, क्या उसके पास में उसको जो है एक निजी म्यूजियम के नाते, निजी संग्रहालय के नाते उसको जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं? कुछ इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें। हिमाचल सरकार की तो इस तरह की कोई योजना नहीं है कि हम किसी को इसमें ग्रांट दे, लेकिन भारत सरकार की एक योजना है संग्रहालय की स्थापना के लिए, उसके एक्सटेंशन के लिए
तो इसके लिए भारत सरकार की योजना है, सरकार द्वारा, क्योंकि सबसे पहले उसको रिकमेंडेशन वहाँ के स्टेट से करवानी होती है। तो जितने भी हमें प्रस्ताव मिलते हैं तो छोटे छोटे संग्रहालय कई जगह स्थापित किए गए हैं। एक बिलासपुर में एक आदमी ने अपने, बिलासपुर से थोड़ा दूर गुमारी के साथ का एरिया है, वहाँ पर उन्होंने अपना एक सिर्फ जो हुक्के है, हुक्कों का और का ही संग्रहालय बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे कई जो छोटे छोटे, एक कुफरी से आगे है, चायल और कुफरी के रोड के बीच में है, तो उन्होंने अपना संग्रहालय बनाया है। तो इसलिए इसके लिए अनुदान दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, और स्टेट द्वारा भी मतलब इनको इस चीज में सहायता की जाती है। जैसे अगर किसी के पास एंटीक्विटीज है तो उनके हम रजिस्ट्रेशन वहीं पर जाके करते हैं कि ताकि उनको उस चीज का रिस्क ना उठाना पड़े। सर, वर्तमान में अपने संग्रहालयों के माध्यम से कोई ऐसी योजना भी चल रही है क्या कि, या हो सकती है या होती रही है पहले, कि हम जो है वो समकालीन कलाकार हो या लघु चित्रकला के कलाकार हो या फिर हमारी लोक कला के लिखनों जैसी कलाओं के कलाकार है, जिनकी कलाकृति को हम म्यूजियम जो है वो खरीदें, कुछ ऐसा भी कोई प्रावधान रहता है क्या? ये जितना आपने बताया कि कंटेम्प्रेरी आर्ट में या दूसरी इसमें है, संग्रहालय द्वारा यहाँ के जो स्थानीय, जिसमें आप भी थे, कि ये कि हिमाचल के आर्टिस्टों को भी जगह मिलनी चाहिए कि जिससे वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल राज्य संग्रहालय में एक कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी की स्थापना की गई कि जहाँ पर सिर्फ हिमाचल के जो कलाकार हैं उनके आर्ट एंड क्राफ्ट्स रखे गए हैं, कि जिन्होंने हिमाचल में अपने कार्य किया है। उसमें हमारे कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्राफ्ट आर्टिस्ट है और क्राफ्ट्समैन है जो आज काम कर रहे हैं, उनमें सभी कलाकारों की जो पेंटिंग्स है उनके लिए अलग से ही एक पूरा सेक्शन बनाया गया। चंबा रुमाल को उसमें डिस्प्ले किया गया है। कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट के जो है मिनिएचर पेंटिंग में जो काम कर रहे हैं उनकी है। मेटल क्राफ्ट्स में जो जिनका अपना काफ़ी बड़ा नाम है, योगदान है, राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित है, उनकी है। वुड कार्विंग्स का है, कोई बैम्बू क्राफ्ट्स वाला है, तो उनके लिए ये हम एक्वायर करते हैं। लेकिन एक उसके लिए एक प्रोसीजर रहता है कि खासतौर पे क्योंकि ये पुरातात्विक संग्रहालय है जिसको शुद्ध रूप से, तो अधिकतर जो पुराकृतियाँ हैं आदमियों के पास पड़ी हुई है घर में, तो उनको एक्वायर किया जाता है संग्रहालय द्वारा। हर साल हम एक मीटिंग का आयोजन करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं अखबारों के माध्यम से या एडवर्टीज के माध्यम से, तो उसमें इन चीज़ों को एक्वायर किया जाता है कि ताकि उनको संरक्षित कर सके। और ये जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की आपके बात की, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है। उनके लिए सभी संग्रहालय में हमने खासतौर हिमाचल के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गैलरी का देने का प्रावधान है। और इवन जो हमारे उस दिन का जो उद्घाटन का भी जो जितना खर्चा है वो भी संग्रहालय द्वारा वहन किया जाता है। क्राफ्ट्समैन उसके लिए अपने बुकिंग कर सकते हैं और सभी संग्रहालय में उनके लिए एग्जीबिशन के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है। डॉक्टर साहब, आज के इस कोविड-19 के समय में हमारे म्यूजियम्स क्या वर्चुअल कुछ इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं क्या, कि वर्चुअल कुछ उनके म्यूजियम देखने के लिए लोग जो है वो कि ऑनलाइन देख सकते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? इसमें जो वर्चुअल जो एक्टिविटीज़ है वो हमने सोशल मीडिया के थ्रू अपने फेसबुक पे अपलोड करके और इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब चैनल के थ्रू, और जो इन चीज़ों के सभी जो सोशल मीडिया उस पे हम अपने संग्रहालय को लाइव दिखा रहे हैं। और कोशिश रहती है हमारी कि बीच बीच में जो फेसबुक लाइव करके आदमियों को जोड़ के बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने कई संग्रहालयों के साथ मिलके भी किए हैं। अभी वेबिनार वगैरह किए हैं जिसमें पटना म्यूजियम के साथ हम जुड़े थे, और अभी कुछ दिन पहले एचयू यूनिवर्सिटी के आपके विभाग का भी एक शायद एक प्रोग्राम हुआ था
उसमें भी लाइव दिखाया गया था हिमाचल राज्य संग्रहालय, क्योंकि विजिटर्स के लिए तो अभी बंद है। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू इस पे मतलब हर एक हमेशा एक्टिव रहते हैं, और अपने जितने भी वेबसाइट्स वगैरह पे जो हमारा मटेरियल है, जिसमें पब्लिकेशंस है, सोविनियर्स है, और संग्रहालय द्वारा मैं आपको विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि हर एक क्षेत्र के जिसको अभी तक के जो लेसर नोन एरियाज थे, जैसे लॉर्ड स्पीति है, लॉर्ड स्पीति के बारे में पर्टिकुलरली मोनेस्ट्री से के अतिरिक्त कोई ऐसा सामग्री नहीं थी शोधकर्ताओं के लिए कि मोनेस्ट्री पे बड़े भारी लोगों ने काम किया है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि मोनेस्ट्री को छोड़ के जो अन्य जो विधाएं हैं वहाँ के, वो चाहे मेडिसिनल प्लांट्स है, वहाँ के चाहे कोई कस्टम्स है, कोई ऐसा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है, उनको सब अलग अलग फील्ड्स से कंपाइल किया है, जिसमें हम स्पीति पे 2 किताबें हम लोगों ने निकाली है, किन्नौर पे हमारी एक किताब अभी आई है, और हिमालयन क्षेत्र पे हमारे जर्नल पब्लिश होता है। कि कोशिश करते हैं कि जो हमारी जितनी भी ये चीज़ें हैं हिमाचल के बारे में और हिमालयन क्षेत्र की संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचाए। और सोशल मीडिया का सभी यूज़ हो रहा है जितने के बाद कोविड का, क्योंकि इस साल तो पूरे लगभग पूरा साल ही हमारा 17 मार्च से बंद होके आज तक बंद है। शायद आने वाले 1-2 महीने में भी शायद ही खुले, लेकिन सोशल मीडिया पे अपलोडिंग हमारी लगातार, और फॉलोअर्स जहाँ हम देखते थे 400-300 फॉलोअर्स थे, आज हमारे 1200-1500 फॉलोअर फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे 800-900 फॉलोअर्स है। बहुत सुंदर चौहान साहब। चौहान साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस प्रदेश का एक कलाकार होने के नाते कला विद्यार्थी हूं, और इस प्रदेश की जो हमारी पहचान है कला की खासकर, वो है लघु चित्रकला। लघु चित्रकला में जो एक एक्सपेरिमेंट होके नयापन आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, और केवल पुराना घिसा पिटा जो राग चलता आया है उसको लेके उसका आपके मन में क्या लगता है कि हमारी कला किस तरफ जा रही है? या केवल वो ट्रेसिंग वाला सिस्टम चलता रहेगा वही कला है, या उसमें कुछ नया इन्वेंशन आना चाहिए, या उसमें नया इन्वेंशन आ रहा है? खासतौर पे जो इस फील्ड पे मैं जितने हमारे कलाकार हैं उनसे मैं बात भी करता हूँ कि जितना भी कमर्शियल चीज के लिए आप बेशक ये बनाते रहिए जो पुराने हैं, लेकिन अपना जो क्रिएटिवनेस है वो तो आपको दिखानी चाहिए। हमारे पास बहुत हमारे फोक ट्रेडिशंस है, लीजेंड्स है, लोक गाथाएं हैं, उन पे वो क्या नाम कहते हैं आप पेंटिंग्स बनाइए। और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए हमने राज्य संग्रहालय में जो अखिल भारतीय कला प्रदर्शनी होती है उसमें मिनिएचर पेंटिंग के लिए स्पेशल अवार्ड किया गया है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि मैंने पिछले मेरे कार्यकाल में जब देखा तो मिनिएचर पेंटिंग्स में किसी साल ही 3 अवार्ड गए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अदरवाइज कभी 2 और कभी 1 अवार्ड तक। क्योंकि हमारी कोशिश है कि आदमी के अंदर से निकलना चाहिए कुछ, कि उसकी क्रिएटिवनेस रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो बहुत कुछ जो आर्टिस्ट है उन्होंने काम करना किया है कुछ एक में, जिसमें एक लड़का बलदेव तनवर है कि बलदेव नाम का लड़का है, और अपना एक बलविंदर कांगड़ी है उसने कुछ बनाया है, एक रीना है वहाँ से क्या नाम कहते चंबा की लड़की है, वो कुछ उसने बहुत अच्छी एक सीरीज कुंजू चंचलों पे बनाई है। तो इस तरह से हमारे पास सब्जेक्ट बहुत है, लेकिन हम वही कि जो पहले बना है उसको कॉपी करने का जो ट्रेडिशन वो है, ट्रेंड है, वो बहुत पॉपुलर हिमाचल में चलता है कि उसमें आदमी का कुछ नहीं है। वो ट्रेसिंग ले लेगा, जो उसने ड्रेस पहनी है उसमें जो कलर है, उसके जो कंपोजिशन है, वो सिर्फ वहीं से उठा रहा है, लेकिन अपना कोई नहीं है उसमें। तो संग्रहालय द्वारा हमेशा यही कोशिश की जाती है कि आदमी का ओरिजिनल वर्क हो, तो तभी हम उसको मतलब ऑनर कर पाएंगे। और मुझे बड़ा खेद है इस बात का कि इस और ज़्यादा नहीं, क्योंकि अधिकतर इस साल भी मैं देखा था 19 में जो हमने ऑल इंडिया आर्ट एग्जीबिशन में सिर्फ 2 पेंटिंग्स को हमने अवार्ड दिया था मिनिएचर पेंटिंग,
उससे पहले साल 1 को गया था। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं सर कि राजस्थान की जो कला है और हमारे हिमाचल प्रदेश की जो कला रही है, खासकर हम जब इसको कैटेगराइज करते हैं पहाड़ी कला में और या फिर राजपूताना कला में, तो राजपूताना की अगर हम बात करें तो उसकी इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि उसको हर जगह जो है वो पूरा टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू में भी उसको जो है वो यूज किया जा रहा है और अच्छे तरीके से डेवलप किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ पे केवल वो 2-4 जगहों में ही सिमट के रहेगी ये कला और उससे आगे बढ़ नहीं पा रही। इसके लिए जो संग्रहालय में कांगड़ा कला संग्रहालय में भी हमारे 2-3 आर्टिस्ट है, उनको हमने जगह दी है, वहाँ पे बाकायदे कमरा दिया है कि भाई आप यहाँ पर जो भी इस कला को सीखना चाहते हैं उनको सिखाइए। और संग्रहालय द्वारा प्रयास किया जाता है कि उनके पास स्टूडेंट्स आए सीखने के लिए। इसी तरह चंबा में भी प्रयास किया जाता है कि भाई वहाँ पर भी कुछ बच्चे सीख। लेकिन पूरे हिमाचल में क्योंकि एक मिनिएचर पेंटिंग्स का एक ये है कि वो एक छोटे टाइम में सीखने वाली नहीं है, उसके लिए एक समय बड़ा लगता है। प्रयास एकेडमी द्वारा भी किया जा रहा है, इसमें जो इन्होंने एकेडमी द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत स्कूल खोले गए हैं। और आपके एचवी यूनिवर्सिटी में भी एक मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए अलग से, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए अलग से एक डिसिप्लिन शुरू किया गया है। क्योंकि एक अच्छा मिनिएचर पेंटिंग आर्टिस्ट बनने के लिए उसमें कला साधना के लिए कम से कम 2 साल 3 साल के ही बाद मतलब अच्छा कलाकार बन पाता है। और एक बाकी इंटरेस्ट पे एक नेपाली स्टूडेंट है, आपके यूनिवर्सिटी से निकला है, तमांग कुछ ऐसा नाम है उसका, और वो बहुत अच्छी मिनिएचर पेंटिंग्स की, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो जो हमारे हिमाचल के आर्टिस्ट हैं उनसे 4 कदम आगे निकल गया है वो लड़का। क्योंकि उसने मिनिएचर पेंटिंग्स को इतना फाइन तरीके से शुरू किया है कि आपको उसकी छोटे जो फिगर देखने के लिए भी लेंस का यूज करना पड़ेगा। जहां पर हम मिनिएचर पेंटिंग्स में अभी मानो उसके बाल और दाढ़ी या मूछ देखने के लिए इस चीज को यूज करते हैं कि उसने किस तरह का हुआ है, लेकिन उसके लिए फिगर को देखने के लिए भी आपको जो उसने ह्यूमन फिगर छोटे छोटे बनाए हैं, जो वॉल बनाए हैं और चीजें जो बनाई हैं, वो बहुत ही जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग है। ये डेडिकेशन पे डिपेंड करता है कि कितना डेडिकेटेड रूप से जो, अगर राजस्थान की आप बात करते तो वहाँ खासतौर पे टूरिज्म जिसको कहते हैं टूरिज्म वहाँ पर बहुत, खासतौर पे जयपुर जैसी सिटी में वहाँ टूरिज्म बहुत वास्ट है। और इसका सीधा संबंध वहाँ पर जो पैलेसेस वगैरह है उससे डेवलप हुआ है कि पैलेसेस में जाते आदमी वॉल पेंटिंग्स देखते हैं, पैलेसेस में जाते हैं वहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स देखते हैं, तो उनको ये रहता है, जिज्ञासा रहती है कि क्यों ना हम भी एक आधा कोई पीस वहाँ पर खरीद के। और मार्केट में उनके पास सब ऑप्शन अवेलेबल रहता है। यदि आपको 500 का खरीदना है, 2000 का खरीदना है, 5000 का खरीदना है, 50,000 का खरीदना है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक लिमिटेड एसेट्स है और इसीलिए यहाँ पर इस पे ज़्यादा मतलब नहीं, सरकार द्वारा तो कोशिश की जाती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़के आए, स्वरोजगार। कांगड़ा आर्ट प्रमोशन सोसाइटी एक धर्मशाला में मैक्लोडगंज में उनकी गैलरी है, वहाँ के लोगों को भी अच्छा रोजगार मिल रहा है, कुछ एक लड़के जिन्होंने सीखा है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं सर, और भाषा अकादमी की ओर से मैं आपका बहुत धन्यवादी हूं सर कि आज आपने इतना सुंदर वक्तव्य रखा, आपने इतनी सुंदर जानकारी हम सभी के समक्ष रखी। और मैं समझता हूं कि कला या समाज का हर व्यक्ति जो इस हमारी आज के कार्यक्रम को देख रहा है तो वो ये जरूर जान पाया होगा कि हिमाचल प्रदेश की कला को किस प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है, या आगे आने वाले फ्यूचर में हम किस तरह से इसको संरक्षण दे सकते हैं, या किस प्रकार से हम जो है वो आर्कियोलॉजिकल की साइट्स पे काम कर सकते हैं या हो रहा है, उसको लेके आपने इतना सुंदर वक्तव्य अपना दिया सर। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज के इस कार्यक्रम में अपने विशेष वक्तव्य के लिए डॉक्टर हरीश चौहान, राज्य संग्रहालय शिमला, और संवाद के लिए डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी का हम हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी की ओर से विशेष आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे जानकारी आज मिली, लेकिन बहुत कुछ कहने के लिए अभी शेष है। बहुत सारे प्रश्न अभी रहे हैं जिनके लिए हम अगले किसी कार्यक्रम में फिर से डॉक्टर हरीश चौहान जी को और डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी को और अधिक जानकारी साझा करने के लिए आमंत्रित करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर हरीश चौहान जी और डॉक्टर नंदलाल ठाकुर जी और हमारे साथ जुड़े सभी श्रोताओं दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक आभार, धन्यवाद।